कहानी की शुरुआत एक शादी के वीडियो से होती है जहां चारों तरफ खुशियां और हंसी होती है। ये क्लिफ और सिडनी की शादी का वीडियो है जो अब अपना हनीमून मनाने के लिए हवाई के खूबसूरत आइलैंड्स पर आए हैं। सिडनी अपनी जीप में बैठी क्लिफ का वीडियो बना रही है और दोनों के चेहरों पर बहुत खुशी है। वो दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ केवल वो दोनों हों। लेकिन इस सफर के पीछे एक खौफनाक सच उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही उनकी जीप आगे बढ़ती है, सड़क पर पड़े एक अखबार पर उनका ध्यान जाता है जो जीप के पहियों के नीचे कुचला जाता है। उस अखबार की खबर बहुत डरावनी थी। होनोलुलु शहर में एक नए जोड़े का बेरहमी से खून कर दिया गया है। कातिल ने न केवल उनकी जान ली बल्कि अपनी पहचान मिटाने के लिए उनके दांत उखाड़ दिए और उनकी उंगलियों के निशान भी काट दिए। वो कातिल अब भी हवाई में कहीं आजाद घूम रहा है और अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा है। क्लिफ और सिडनी इस खतरे से बिल्कुल अनजान अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। हाइकिंग की शुरुआत करने के लिए वो लूमाहाई बीच की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक जोड़ा केल और क्लियो लिफ्ट मांगते हुए मिलता है। केल का हुलिया और उसके शरीर पर बने डरावने टैटूज देखकर सिडनी डर जाती है। क्लिफ लिफ्ट देने के लिए जीप रोकता है, लेकिन सिडनी की घबराहट को देखते हुए वो उन्हें छोड़कर आगे निकल जाते हैं। केल का गुस्सा और उसकी तीखी नजरें क्लिफ और सिडनी के मन में डर पैदा कर देती हैं। उन्हें अब महसूस होने लगता है कि इस सुनसान जगह पर कोई भी उनका दोस्त नहीं है। आगे का सफर पैदल तय करना था। पहाड़ी रास्ते संकरे, फिसलन भरे और बहुत खतरनाक थे। ऊंचाई से नीचे देखने पर केवल नुकीली चट्टानें और मौत का सन्नाटा दिखाई देता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात निक नाम के एक आदमी से होती है। निक एक माहिर शिकारी और जंगल में बचने के एक्सपर्ट की तरह लग रहा था। जब सिडनी एक संकरे रास्ते पर अपना बैलेंस खो देती है और खाई में गिरने वाली होती है, तब निक तेजी से उसका हाथ थाम लेता है। वो मौत और जिंदगी के बीच का एक डरावना पल था जिसने सिडनी को पूरी तरह डरा दिया। निक ने उसे बचा तो लिया, लेकिन उसके साथ रहने का डर अब भी बना हुआ था। सफर के दौरान निक क्लिफ से उसकी पहचान पूछता है। क्लिफ बताता है कि वो एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखने वाला है। निक का रवैया सब पर अपना हक जमाने वाला और राजों से भरा है। तभी उन्हें रास्ते में 3 लड़कियां मिलती हैं, जिनके चेहरों पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वे लड़कियां बताती हैं कि होनोलुलु के कातिल एक युवा जोड़ा है। ये जानकारी क्लिफ और सिडनी के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। अब वे हर उस जोड़े पर शक करने लगे थे जो उन्हें रास्ते में मिल रहा था। क्या वे केल और क्लियो थे या क्या वे निक और उसकी गर्लफ्रेंड हो सकते थे? क्लिफ अब वापस लौटने की सोच रहा था, लेकिन सिडनी अपना हनीमून खराब नहीं करना चाहती थी। वे निक के पीछे पीछे एक सीक्रेट झरने की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं। क्लिफ के मन में शक निक की तरफ घूमने लगती है, क्योंकि निक ने अब तक अपनी किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वे झरने पर पहुंचते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां झरने के नीचे एक कपड़ों के बिना लड़की जीना आराम से लेटी हुई थी। जीना निक की गर्लफ्रेंड थी। निक और जीना का रोमांस और उनका बेबाक अंदाज क्लिफ को और भी ज्यादा बेचैन कर देता है। क्लिफ नेटवर्क की तलाश में पहाड़ी के ऊपर जाता है और उसे पता चलता है कि कातिल काउई आइलैंड की तरफ ही भागे हैं, वही जगह जहां वे अभी मौजूद है। अब डर और दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हर आहट, हर नजर और हर मुस्कुराहट के पीछे एक खंजर छिपा हुआ महसूस हो रहा होता है। क्लिफ और सिडनी अब निक और जीना के साथ इस सुनसान झरने पर अकेले थे। क्या वे महफूज थे या वे अनजाने में ही मौत के जाल में फंस चुके थे? टेंशन इतना गहरा चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। झरने के किनारे का वो रोमानी माहौल अब एक डर के सन्नाटे में बदल चुका था। क्लिफ के मन में शक की जो चिंगारी सुलगी थी, वो अब डर की आग बन चुकी थी। जब वो अपने बैग में बीच पर जाने के परमिट ढूंढ रहा था, तो उसे वे नहीं मिले। तभी उसकी नजर केल और क्लियो के छोड़े हुए बैग पर पड़ी। क्लिफ ने चोरी छिपे उनकी तलाशी ली। उसे वहां केल का एक जेल से छूटे हुए मुजरिम वाला कार्ड मिला। क्लिफ का माथा ठनका। क्या केल कोई जेल से छूटा हुआ मुजरिम था? क्या वही होनोलुलु का कातिल था? लेकिन डर और भी गहरा गया जब निक और जीना ने उनके साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया। अब क्लिफ और सिडनी 2 ऐसे जोड़ों के बीच फंस चुके थे जिनमें से कोई भी कातिल हो सकता था। आगे की हाइकिंग के दौरान निक ने अपनी जिंदगी के डरावने पन्नों को खोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो पहले मिलिट्री की स्पेशल यूनिट में था। निक के शब्दों में एक अजीब सी दरिंदगी थी जब उसने इराक की जंग के किस्से सुनाए। उसने बताया कि कैसे एक बार उसके पीछे बम फटने से उसकी खोपड़ी में छेद हो गया था, जिसे भरने के लिए डॉक्टरों ने वहां टाइटेनियम की प्लेट लगाई है। मेरी खोपड़ी अब बुलेट प्रूफ है, निक ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा। तभी उसने अपनी पैंट के नीचे छिपा अपना सबसे करीबी दोस्त दिखाया, एक विशाल और बहुत धारदार शिकारी चाकू। चाकू की उस चमकती हुई धार को देखकर सिडनी और क्लिफ की सांसें अटक गईं। निक की हर हरकत में एक शिकारी की फुर्ती और एक हत्यारे की खामोशी महसूस हो रही थी। तभी क्लिफ के मोबाइल पर पल भर के लिए सिग्नल आए। उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर सिडनी को एक तरफ बुलाया। उसने उसे पुलिस द्वारा जारी की गई कातिलों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। फोटो धुंधली थी, लेकिन उसमें दिख रहे स्त्री पुरुष का कद काठी काफी हद तक निक और जीना से मिलता जुलता था। सिडनी कांपने लगी। जीना, जो अब तक
तक उसे एक सहेली जैसी लग रही थी। क्या वो एक बेदर्द कातिल हो सकती थी? लेकिन क्लिफ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वे भागने की कोशिश करते तो इस वीरान जंगल में निक उन्हें आसानी से ढूंढ लेता। तभी आसमान से तेज बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश ने रास्ते को और भी फिसलन भरा बना दिया। उन्होंने एक जगह कैंप लगाया। अंधेरे और बारिश के बीच निक की नजरें अचानक जंगल की गहराई में जम गई। वहाँ कोई है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, निक ने धीरे से कहा। उसने वहीं खड़े खड़े लकड़ियों से एक धनुष और तीर तैयार किया। निक ने क्लिफ को अपनी कुल्हाड़ी उठाने को कहा और जबरदस्ती उसे अपने साथ शिकार पर चलने के लिए मजबूर किया। क्लिफ की रूह कांप रही थी। उसे लगा कि निक उसे जंगल में ले जाकर खत्म कर देगा। लेकिन जंगल की उस अंधेरी गहराई में क्लिफ को कोई बकरी नहीं दिखी। केवल पेड़ों के पीछे हिलती हुई रहस्यमयी परछाइयां नजर आईं। उधर कैंप में सिडनी और जीना अकेली थीं। जीना ने सिडनी से उसके पास्ट के बारे में पूछा। सिडनी ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक और डरावना राज खोला। उसने बताया कि क्लिफ से पहले उसकी लाइफ में रॉकी नाम का एक लड़का था। रॉकी एक सनकी दरिंदा था। एक रात वो सिडनी को झील किनारे ले गया और वहां उसने सिडनी के सामने ही पड़ोस के एक कुत्ते का गला घोंटकर उसे मार डाला। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे भी मार देगा, सिडनी ने सिसकते हुए कहा। जीना ये सुनकर सुन्न रह गई। सिडनी की आंखों में वो पुराना डर फिर से जिंदा हो उठा था। उसी समय जंगल में क्लिफ पर अचानक किसी ने पीछे से हमला करने की कोशिश की। क्लिफ ने आओ देखा न ताओ और अपनी कुल्हाड़ी से उस आदमी पर जोरदार वार करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वो तो वही शॉप वर्कर था जिससे उन्होंने सामान खरीदा था। वो वर्कर केवल क्लिफ का परमिट लौटाने आया था जो वो दुकान पर भूल आया था। क्लिफ ने माफी मांगी लेकिन उसका दिमागी संतुलन अब जवाब दे रहा था। वो डर और पागलपन के किनारे पर पहुंच चुका था। अगली सुबह का मंजर और भी खौफनाक था। निक ने एक बकरी का शिकार किया था और जीना उसे इतनी बेरहमी से काट रही थी जैसे उसे मांस और खून से प्यार हो। सिडनी और क्लिफ अब पूरी तरह मान चुके थे कि ये दोनों ही असली कातिल हैं। तभी आसमान में एक पुलिस हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ दिखा। वे सब उस तरफ भागे जहां पुलिस ने दो लोगों को घेर रखा था। वो केल और क्लियो थे। पुलिस को उनके पास से मरे हुए लोगों के दांत और खूनी औजार मिले। क्लिफ और सिडनी ने चैन की सांस ली कि असली कातिल पकड़े गए हैं। उन्हें लगा कि उनका बुरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये तो बस एक बड़े और भयानक खेल की शुरुआत थी। कातिलों के पकड़े जाने के बाद ऐसा लगा जैसे उस आइलैंड पर फैला हुआ मौत का साया हट गया हो। क्लिफ, सिडनी, निक और जीना ने एक दूसरे को राहत भरी नजरों से देखा और हंसते हुए आगे बढ़े। अब वे बीच पर पहुंच चुके थे जहां लहरों का संगीत और टूरिस्ट की चहल पहल थी। क्लिफ ने निक को अपने साथ समुद्री गुफाओं की सैर पर चलने का ऑफर दिया। उसने 2 नावें किराए पर ली। सिडनी और जीना किनारे पर ही रुक गईं। लेकिन जैसे ही वे दोनों नावें समंदर की गहराई की तरफ बढ़ी, हवा में फिर से वही कड़वा सन्नाटा घुल गया। किनारे पर बैठी जीना को क्लिफ का कैमरा मिला। उसने क्यूरियोसिटी से उसका मेमोरी कार्ड चेक किया। जैसे ही पहली फोटो स्क्रीन पर आई, जीना के होश उड़ गए। फोटो में क्लिफ और सिडनी की शादी की तस्वीरें थीं, लेकिन उन तस्वीरों में दिख रहे चेहरे वे नहीं थे जिनके साथ वे पिछले 2 दिनों से हाइकिंग कर रहे थे। असली क्लिफ और सिडनी कोई और थे। जीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि वे पिछले 48 घंटों से जिन मासूम नए जोड़ों के साथ घूम रहे थे, वे असल में होनोलुलु के वे दरिंदे कातिल थे जिन्होंने असली जोड़े की पहचान चुरा ली थी। वही क्लिफ असल में रॉकी था, एक सनकी हत्यारा और ड्रग्स का आदी जो लोगों को मारकर उनकी जिंदगी और पहचान ओढ़ लेता था। और वो मासूम सिडनी उसकी वफादार साथी थी जो ड्रग्स और पागलपन के जाल में इस कदर फंसी थी कि वो रॉकी के हर जुर्म में उसका साथ देती थी। वे दोनों कोई हनीमून मनाने नहीं आए थे, वे अपना अगला शिकार ढूंढ रहे थे। उन्होंने बड़ी सफाई से केल और क्लियो के बैग में सबूत छिपाकर पुलिस को गुमराह किया था। जीना ने चीख कर निक को आवाज लगानी चाहिए, लेकिन समंदर की लहरों ने उसकी आवाज को निगल लिया। वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था, कोई मदद नहीं थी। जीना ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पागलों की तरह पहाड़ी रास्ते से गुफाओं की तरफ दौड़ी। सिडनी भी उसका इरादा समझ गई और हाथ में खंजर लिए जीना के पीछे लपकी। उधर समुद्री गुफाओं के अंदर रॉकी का नकाब उतर चुका था। उसकी बातचीत का लहजा बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी उतर आई थी। निक जो एक सोल्जर था तुरंत चौकन्ना हो गया। उसे महसूस हुआ कि क्लिफ का रवैया अब किसी स्क्रीन राइटर जैसा नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल किलर जैसा है। रॉकी ने अचानक अपना चश्मा उतारकर फेंक दिया और एक बर्फीली मुस्कुराहट के साथ निक की तरफ देखा। इससे पहले कि निक अपना चाकू निकाल पाता, रॉकी ने अपनी छिपी हुई बंदूक निकाली और सीधे निक के सिर पर गोली मार दी। धमाके की आवाज गुफाओं में गूंज उठी। निक का शरीर उछलकर नाव से नीचे गिरा और पानी के काले सन्नाटे में समा गया। तभी जीना वहां पहुंची
और अपने प्रेमी को मरते देख उसकी रूह कांप उठी। वो चीख पड़ी। रॉकी ने उसे देखते ही अंधाधुन गोलियां चलानी शुरू कर दी। जीना किसी तरह चट्टानों के पीछे छिप गई, लेकिन खतरा हर तरफ से था। सिडनी ऊपर से आ पहुंची और उसने जीना पर हमला कर दिया। दोनों औरतों के बीच पत्थरों और झाड़ियों के बीच एक खूनी लड़ाई शुरू हुई। सिडनी का चाकू जीना के पैर में जा घुसा। जीना ने दर्द से करहाते हुए सिडनी को लात मारकर नीचे पानी में गिरा दिया, लेकिन सिडनी ने गिरते गिरते भी जीना को गहरा घाव दिया। जीना लहूलुहान हालत में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसे एक पल के लिए मोबाइल पर सिग्नल मिले। उसने एक फोन उठाया और पागलों की तरह मदद के लिए पुकारा, पुलिस को बुलाओ, हमें मार दिया जाएगा। वो रो रही थी, लेकिन सामने वाले को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी उसे समंदर में एक नाव दिखाई दी। सिडनी पानी से बाहर निकलकर नाव पर चढ़ चुकी थी और वॉकी टॉकी पर रॉकी को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि जीना किस तरफ भाग रही है। रॉकी, जो अब एक शिकारी बन चुका था, पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने जीना को चारों तरफ से घेर लिया था। जीना एक चट्टान के किनारे फंसी हुई थी। उसका पैर खून से लथपथ था और सामने मौत खड़ी थी। रॉकी ने अपनी बंदूक तानी और जीना की आंखों में आंख डालकर मुस्कुराया। उसे मारना रॉकी के लिए एक खेल जैसा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस निक को उसने मारा हुआ समझ लिया था, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। निक की खोपड़ी में लगी वो टाइटेनियम प्लेट उसकी ढाल बन गई थी। गोली प्लेट से टकराकर निकल गई थी और अब वो घायल शेर की तरह अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। डर और दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पहाड़ी के ऊपर सन्नाटा अब और भी गहरा और जानलेवा हो गया था। जीना लहूलुहान हालत में झाड़ियों के बीच से रेंग रही थी। तभी उसे सामने कुछ लोग दिखाई दिए। ये एक इमरजेंसी मेडिकल टीम थी जो जंगल में घूम रही थी। जीना ने गिरते पड़ते उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। बचाओ, वो मुझे मार डालेगा, वो चिल्लाई। लेकिन उन लोगों को जीना की हालत देखकर लगा कि शायद वो किसी नशे में है। तभी रॉकी वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत अपना मासूम चेहरा ओढ़ लिया और उन डॉक्टरों से कहा कि जीना उसकी दोस्त है और वो ड्रग्स की आदी है। रॉकी की बातों में इतनी सच्चाई थी कि मेडिकल टीम यकीन करने ही वाली थी, लेकिन तभी मेडिकल टीम के एक डॉक्टर की नजर रॉकी की आंखों पर पड़ी। ड्रग्स लेने वाले की आंखों की निशानियां रॉकी की आंखों में साफ दिख रहे थे। रॉकी समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसकी आंखों में वो दरिंदा जाग उठा जिसे वो अब तक छिपाए हुए था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रॉकी ने अपनी बंदूक निकाली और एक के बाद एक उन सभी मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खून के फव्वारे जीना के चेहरे पर पड़े। वो फिर से भागने लगी, लेकिन इस बार रॉकी उसके बिल्कुल पीछे था। जैसे ही रॉकी ने गीना पर निशाना साधा, ऊपर एक चट्टान से एक साया तेजी से उसके ऊपर कूदा। वो निक था। निक ने अपना चाकू रॉकी के हाथों में घोंप दिया। रॉकी के गले से एक भयानक चीख निकली। निक की खोपड़ी में लगी टाइटेनियम प्लेट ने उसकी जान बचा ली थी और अब वो अपने दुश्मन के सामने खड़ा था। दोनों के बीच एक खूनी लड़ाई शुरू हुई। रॉकी ने निक पर गोलियां चलाईं, लेकिन निक जख्मी होने के बावजूद एक घायल शेर की तरह लड़ता रहा। रॉकी के दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उसका निशाना चूक रहा था। उसी समय आसमान में पुलिस के हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी। सिडनी, जो अब तक नाव पर थी, पुलिस के साथ वहां पहुंची। उसने बड़ी चतुराई से पुलिस को गुमराह करना शुरू किया। वो रहा कातिल, उसने मेरे पति को मार डाला। सिडनी ने रोते हुए निक की तरफ इशारा किया। पुलिस ने अपनी राइफलें निक पर तान दी। निक रॉकी की गर्दन पर बंदूक रखे हुए था। वो उसे खत्म कर देना चाहता था। पुलिस चिल्लाई, हथियार डाल दो वरना हम गोली चला देंगे। मौत निक के बिल्कुल सामने थी। तभी गीना वहां दौड़ती हुई आई। उसने पूरी ताकत से रॉकी को लात मारकर नीचे गिराया और निक के सामने खड़ी हो गई। पुलिस ने अपनी उंगलियां ट्रिगर पर दबा दी थीं, लेकिन गीना और निक के एक दूसरे के प्रति उस अटूट प्यार और बलिदान को देखकर हवा का रुख बदल गया। सिडनी, जो हेलीकॉप्टर में बैठी ये सब देख रही थी, अंदर से टूट गई। उसने निक और गीना के उस सच्चे प्यार को देखा जिसे वो पूरी जिंदगी रॉकी से पाने की उम्मीद करती रही, लेकिन उसे बदले में केवल ड्रग्स, हत्याएं और यातनाएं मिली। सिडनी के भीतर की मरी हुई इंसानियत अचानक जाग उठी। उसने पुलिस वालों की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, नहीं, निक कातिल नहीं है। रॉकी ही वो दरिंदा है जिसने असली क्लिफ और सिडनी को मारा। रॉकी ने जैसे ही नीचे से अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, पुलिस ने उसे अपनी गोलियों से छलनी कर दिया। बुराई का वो भयानक खेल जो पहचान चुराकर खड़ा किया गया था, आखिरकार खून के तालाब में डूब गया। रॉकी की लाश वहीं बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें अब भी उस अधूरी नफरत से भरी थीं। आखिरी सीन में पुलिस का हेलीकॉप्टर निक और गीना को लेकर अस्पताल की तरफ उड़ रहा था। निक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर घावों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने गीना का हाथ अपने हाथ में लिया। गीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निक ने धीमी आवाज में पूछा। गीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसने निक को चूमा और अपनी हाँ दी। ये हनीमून, जो एक खौफनाक सपना बनकर शुरू हुआ था, एक दर्दनाक लेकिन सच्चे मिलन पर खत्म हुआ। रॉकी और नकली सिडनी का वो गेट अवे उनकी ही कब्र बन गया। डर और दर्द के उस सफर ने निक और गीना को हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर बादलों के पार गया, नीचे वो खूबसूरत आइलैंड अपनी खूनी दास्तान को लहरों में छिपाए हुए फिर से शांत हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।